हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तैयारीपुर पे आपका स्वागत है और मैं विश्रांत आपको जो परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ उसकी आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। और आज परसेंटेज क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका एप्लीकेशन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो को सब शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। हम लोगों को कुछ धमाकेदार हम सीखने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं कि कैसे जो मुश्किल सवाल है उनको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको सीपीआर सिखाया था, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। उसी का एक सवाल देखते हैं कि अगर कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 50% कम हो जाता है, ठीक है, तो उपभोग में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल कल हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं 60, दूसरा है 65, तीसरा है 150, चौथा है 100। ठीक है, चलिए हमने देखा था 50 को कैसे लिखते हैं, 1/2। ये क्या हो रही है, कमी। तो अब हमको जो वैल्यू बढ़ानी है वो बढ़ानी है, तो नीचे वाली वैल्यू को हमको घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाना पड़ेगा, इस वैल्यू से। तो 1/2 माइनस 1, तो 1/1। 1/1 क्या होता है, 100%। ठीक है, अगर जो मूल्य में अगर 50% की कमी हो जाती तो हमें 100% से हमारा कंजम्पशन या उपभोग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अच्छा सवाल देखते हैं। ये तो हमने सीपीआर पढ़ लिया, अब सीपीआर के एप्लीकेशन पे बात करते हैं। कि सवाल ये है कि एक चीनी की कीमत में 25% की गिरावट हो गई। 25% की क्या हो गई दोस्तों, गिरावट हो गई मूल्य में। किसके, चीनी के मूल्य में। ठीक है, ये जो साइन है ये गिरावट का है। ठीक है, ये नोटेशन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि गिरावट हो गई है सवाल। ठीक है, उसमें समय थोड़ा सा बर्बाद होगा, तो मैं आपको क्या है सवाल बोल रहा हूं और यहां सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, कमी होने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलो एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहा है। तो सवाल ने पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है चीनी का। ठीक है, सवाल यह है कि चीनी का जो मूल्य है उसमें 25% की कमी हो गई। तो अब क्या करना है कि जो व्यक्ति है वो पहले जितनी भी चीनी ला रहा था उस चीनी से अब वो 7.5 किलो एक्स्ट्रा चीनी लेके आ रहा है, अधिक चीनी ला पा रहा है, क्योंकि मूल्य जो है वो कम हो गया है। तो अब जो सवाल है वो ये पूछ रहा है कि जो शुरुआत में 25% की कमी से पहले चीनी का मूल्य कितना था। ठीक है, अब एक बात, बहुत सारे तरीके होंगे इसको, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी सारी समस्याओं का क्या होगा, निदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे आसान तरीका है कि 25% की कमी है। ठीक है, तो 25%, पहले ये बताइए कि ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है, इसको सिंपल सी बात में अपन समझते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी भी ला रहे हैं और किसी प्राइस पे वो लेके आ रहे हैं। जैसे अगर आप एप्पल ला रहे हैं, एप्पल के 10 एप्पल ला रहे हैं और एक एप्पल मान लो 20 रुपए का है, तो आपके कितना खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। सिंपल बात है। तो मैं कह रहा हूं कि प्राइस और क्वांटिटी, मतलब जो मूल्य है और जो संख्या है उनको अगर आप गुणा कर देंगे तो आपके पास जो है वो आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर 20 रुपए का एक एप्पल है और आप 10 एप्पल लेके आ रहे हैं तो आपके 200 रुपए लगने वाले। तो यही सवाल यहां कह रहा है कि अगर 25% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मैं कहता हूं कि 1/4 की कमी हो गई। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई,
क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो हमको यहाँ दे रखी है। तो हम रेशो में बात करते हैं, अगर 1/4 की कमी है और हमको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो क्या करेंगे, क्योंकि लगा तो अभी भी 360 ही रहा है, पहले भी 360 लगा रहा था, अभी भी 360 लगा रहा है, तो ये तो हमको बराबर ही रखना है। तो सीपीआर क्या कहता है कि अगर किसी एक में कमी हो तो दूसरे को बढ़ा दो। अब बढ़ाना कितना है कि 1/4 की तो क्या हो गई, कमी। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वृद्धि होगी तो इससे हमको नीचे वाली जो वैल्यू है इसको कम करना पड़ेगा। तो कितनी वृद्धि होगी, 1/3। तो 1/3 जो है वो 1/4 से ज्यादा है, तो क्वांटिटी जो है वो हमारी 1/3 से बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब ये चीज किसको समझ नहीं आ रही है, एक बार मैं फिर समझाता हूं। देखो, प्राइस जो है उसमें 25% की कमी हो गई, तो 25% को हम लिखते 1/4, ठीक है। अब कमी हो गई, अब हमने सीपीआर वाला सवाल देखा था अभी, ठीक है, कि कमी हो जाती। तो अब देख, पिछली बार जो शुरुआत में भी 360 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 360 रुपए खर्च कर रहा है। पर जब 360 रुपए खर्च कर रहा था तब ये कुछ चीनी लेके आ रहा था शुरुआत में, अब जो प्राइस है वो घट गई है, गिर गई है। तो अब क्या है कि 7.5 किलो चीनी जो है ये लेके आने में सक्षम, एक्स्ट्रा ला पा रहा है, अधिक ला पा रहा है। तो हमने क्या देखा कि वो किसके बराबर है, 1/3 के। वो हमने कैसे निकाला, ऐसे सीपीआर के थ्रू, कि 1/4 की अगर कमी है तो बढ़ोतरी कितने की करेंगे, खर्चा सेम रहे, क्योंकि पहले भी 360 था, अभी भी 360 है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो 1/3 हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अब हमने ये देखा कि 1/3 किस में बढ़ा है, क्वांटिटी में बढ़ा है, और क्वांटिटी यहाँ कितनी है, 7.5 किलो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, 7.5 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले वो जो चीनी लाता था वो उसका मूल्य क्या है, कितना है, 22.5 किलो, ठीक है। पहले जो चीनी लाता था उसका मूल्य कितना था, 22.5 किलो। अभी कितनी ला रहा है, 7.5 किलो एक्स्ट्रा ला रहा है। तो अभी कितनी ला रहा है, 7.5 किलो और जोड़ देंगे तो 30 किलो लेके आ रहा है। तो पहले कितना था, पहले 22.5 किलो लाता था और अभी कितना है, 30 किलो। अब जो आपसे पूछा उसका आंसर निकाल सकते हो। उसने पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस मतलब शुरुआत की 360/22.5, भाई किलो ये रहा है ना, मूल्य ये रहा, तो मैं कितनी चीनी लेके आ पाऊंगा, ठीक है। ये 1 किलो का मूल्य, ये हमारा खर्चे का मूल्य। तो पहले कितनी चीनी ला रहा था, अब 22.5 को हम ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, 45/2 लिखते हैं, तो 2 यहां चला जाएगा। आप इसको काट दीजिए 9 से, तो ये 5 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, और ये 8 हो गया। तो 16 किलो चीनी, वो 16 रुपए किलो चीनी थी, क्योंकि अभी मैं इतना लेके आ रहा हूं ये केजी में, ठीक है। तो पहले मूल्य 360 है मेरा, और मेरी जो क्वांटिटी है वो 22.5 किलो है, तो मैं 16 रुपए किलो के हिसाब से चीनी ला पा रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा एक अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल है दोस्तों। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसी पे 1-2 सवाल और करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट भी जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों, क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं कि ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सके। क्योंकि आजकल क्या है कि पेपर में पैटर्न बदल रहे हैं, उनको जो सीईटी में जो है सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन करना पड़ेगा, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं वही सेलेक्ट होकर आ पाए, ठीक है। और सीईटी की वजह से जो है कंपटीशन भी काफी अच्छा होगा, तो सब बच्चे काफी तैयारी कर रहे होंगे, तो हमें भी अच्छी हमारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है कि चावल की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी सामान हम लेके आते हैं, कोई प्राइस है ना, कोई क्वांटिटी है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। ये हमने अभी पिछले सवाल में देख लिया। अब ये कह रहा है कि 20% की कमी हो गई है, किसमें, चावल की कीमत में, प्राइस में कमी हो गई। तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5 से, ये कमी है। तो अब हमको क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उपभोग है उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसको हमको सेम रखना है, खर्चे को सेम रखना है दोस्तों। तो अगर 1/5 है
कमी है तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 1 तो ये 1/4, तो 1/4 से क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, इसने कहा है कि 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है। मतलब 1/4 की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों, 3.5 किलो के। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 14 किलो। मतलब 1/4 हिस्सा कितना है, 3.5, तो एक हिस्सा कितना होगा, 14 किलो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चावल की वास्तविक कीमत क्या है। ठीक है, तो पहले में कितना ला पा रहा था, 14, अभी 385 में, और अभी कितना ला पा रहा हूं, अगर अभी की बात करें तो 3.5 किलो इसमें जोड़ देंगे तो जो पूछा है उसका आंसर निकाल देंगे। इसने पूछा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ये रही, ये ओरिजिनल है, तो 385/14 ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाग दे दीजिए 28, 105, 7, 57, ये तो ओरिजिनल प्राइस थी 27.5 रुपए किलो, प्रति किलो की प्राइस थी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं कि संतरे की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, ठीक है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। मतलब पहले भी 10 रुपए खर्च करता था, अभी भी 10 रुपए खर्च कर रहा है, पर अब उसे 5 संतरे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि संतरे का जो प्राइस है उसमें 20% की क्या हो गई है, कमी। तो ये पूछ रहा है कि संतरे की वास्तविक कीमत क्या है। ठीक है, चलिए तो हम वापस इसी पे चलते हैं, जो देगा इन्होंने कहा संतरे की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो 1/5 की कमी, तो बढ़ोतरी कितने की, 1/4 की। ठीक है, चलो ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, क्योंकि 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, हमको बढ़ाना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, 4 गुणा 5। ठीक है, 1/4 हिस्सा 5 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 20। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20 जो है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो अभी कितने खरीद पा रहा है, 25। पहले कितने खरीद पा रहा था, 20। अभी 10, पहले भी 10 रुपए खर्च करता था, अभी भी 10 रुपए खर्च करता है, तो इसके हिसाब से ओरिजिनल प्राइस पूछी उसने, और अगर वर्तमान प्राइस पूछे तो हमारे 10 रुपए हैं, इसमें 25 हैं, तो कितने आ जाएंगे, 40 पैसे का एक, और अगर ऐसे पूछे 10/20 तो ये आ जाएगा 50 पैसे का। जो भी पूछे वो आंसर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये सबसे आसान मेथड है इन सवाल को सॉल्व करने का, और भी तरीके हैं, आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे सबसे आसान, सबसे बेहतर यही तरीका लगता है, तो मैंने यही सबसे बढ़िया आपको बताया। इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी काफी कम हो जाती है दोस्तों। चलिए अब परसेंटेज में हम पढ़ते हैं सक्सेसिव, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कई बार ऐसा सवाल आपने देखा होगा कि किसी ग्राम की जनसंख्या पिछले वर्ष 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, और फिर 10% बढ़ी, तो ऐसे बढ़ती बढ़ती 3 साल बाद इतनी हो गई, तो शुरुआत में कितनी थी, ऐसे सवाल आते हैं कई बार। ठीक है, तो हम ऐसे ही सवालों को एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे सवाल होते हैं। ठीक है, कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वो वृद्धि किसके बराबर है। ठीक है, तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज a+b+ab/100। ठीक है, अगर कमी हो जाएगी किसी एक में भी तो यहां भी कमी हो जाएगी, वो हम देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है एक संख्या को 20% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या को पुनः 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले हमने 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर अब इतना हो गया, ये कितना है, 20 गुणा 20/100, तो कितना हो गया, 20 40 40 + 4 44% की वृद्धि हुई। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लीजिए, 100 एक संख्या है, पहले इसको 20% बढ़ाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, फिर 120 को 20% बढ़ाओ
तो 120 का 1/5 और इसको 120 में ऐड कर दूं, है ना, कितना आ जाएगा, ये 24 है, तो 24 + 120 ये भी 144 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लें, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आंसर आने की पूरी संभावना है कि बिल्कुल सही आंसर आएंगे। आपको ये पसंद है मेथड तो ऐसे कर ले, ये पसंद है तो ऐसे कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं हम एक सवाल कि एक व्यक्ति की आय में पहले कितने 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 12% की वृद्धि, फिर उन्होंने कहा है कि 7% की वृद्धि हुई, फिर 7% की वृद्धि। तो ये पूछ रहे हैं कि कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो हम कह सकते हैं 12 7 84 बटा 100, तो 19.84। ठीक है, मैंने आपको कहा ना 95% मैथ्स में हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, पर यहां पर क्या है, फॉर्मूला बेटर है, स्पीड अच्छी आती है, कैलकुलेशन भी कम होती, नहीं तो बढ़ाते रहो और थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन आ जाएगी तो दिक्कत होने के चांसेस हैं वहां पे। ठीक है, चलिए अब जैसे ये एक सवाल हमेशा ऐसा पूछते हैं ये लोग, एक स्टैंडर्ड सवाल है परसेंटेज में ये, कि एक वस्तु की कीमत में x% की कमी हो जाती है ना, x छोड़ो, वो फॉर्मूले में जब आपको मिलेगा तो आप सीधा कर देना। मैं आपको समझाता हूं कि अगर 20% की कमी हो जाती है पहले, है ना, फिर उसके बाद उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, कोई वैल्यू है, कोई संख्या है, उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, फिर उसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन देंगे कि संख्या बराबर रहेगी, सेम रहेगी, भाई पहले 20% घटाया था, अब 20% बढ़ा दिया। पहला ऑप्शन देंगे बराबर रहेगी, दूसरा ऑप्शन देंगे कि उसमें वृद्धि हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन देंगे कि उसमें कमी हो जाएगी, और चौथा ऑप्शन देंगे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए परसेंटेज जो है ना, ये बहुत अच्छा, मतलब मैथ्स का जो ये कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छा है, इसको आप समझ के चलना। अब मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। ठीक है, कभी आपको ऐसा बोले जैसे 100 है, इसमें मैंने 20% की कमी कर दी, है ना, तो 20% की जैसे कमी करूंगा तो 80 आ जाएगा। फिर 80 को मैंने 20 से बढ़ा दिया, तो 20% से बढ़ाने का मतलब है 6/5, तो ये 96 हो गया। ठीक है, अभी 6/5 कैसे आ रहा है, ये आपके लिए आपको पिछली क्लासेस में देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस क्लास में आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पर पूरा समझ में आने के लिए आपको पिछली क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी, तो आप जरूर वहां जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब अगर इसी सवाल को मैं कहूं कि मैंने 100 में पहले 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 80%, अब मैंने इस 120 में से मैं 20% घटाऊंगा, तो इसको कर दूंगा 4/5, तो ये 96, अभी भी 96 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है ये कहता है कि परसेंटेज के अंदर सक्सेसिव वाले केस में अगर आप पहले घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे, या बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो कोई फर्क आपके उत्तर पर नहीं पड़ने वाला है, हम देख चुके हैं। ठीक है, हर केस के लिए ये फिजिबल है, ऐसा नहीं है कि आप पहले घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो कई बार जो है सवाल वो ऐसा आता है कि पहले जो है वो हमने 37% की कमी कर दी, फिर 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है तो हमें ऐसा करना होता है कि पहले जो आसान वैल्यू है 100 पे, उसको कैलकुलेट कर लें कि 100 पे 110 हो गया, अब इसका 37% घटा देंगे, तब वो सवाल ज्यादा आसानी से होगा। रादर देन अगर ये 15 भी होगा तो ये 115 और फिर से इसका 37% इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई है, ये इस तरीके के सवालों के लिए है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, 20% की कमी और 20% की वृद्धि के आंसर हमेशा 4% की कमी होगी। हम देख चुके हैं कि 100 से 96 में हो चुका है, तो 4 की कमी हो गई 100 पे, तो दैट इज 4%। ठीक है, अब जैसे एक बुक की प्राइस है, उसको हमने पहले 25% क्या किया, कम किया, है ना, और फिर 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो वस्तु की कीमत में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो हम चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। देखिए कमी है तो हमें -25 लेना है ना, प्लस वृद्धि है 20 की। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अल्टीमेटली क्या देगा, माइनस, और ये कितना है 25 × 20,
और बटा 100। ठीक है, ये माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10, तो ये माइनस का 10% आपका आ गया दोस्तों, कि 10% की जो है वो कमी हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं देखना है आपको 100 वाले मेथड से समझना आता, 100 में पहले मैंने कमी कर दी 25 की, तो कितना हो गया 75। ठीक है, 75 पे मैंने 20 बढ़ा दिया, तो 1/5 कितना, सॉरी कितना है, हाँ 4/5, 15 चौक 60, नहीं हाँ मेरे को बढ़ाना है ना, 20% बढ़ाना, तो 6/5 15 90, तो 100 से 90 हो गई वैल्यू। आप यहां से निकाल ले चाहे यहां से निकाल लें, तो आंसर दोनों से आने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो, 5 वैल्यू हो, 6 बार हो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों परसेंटेज के अंदर अब। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली है अपनी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर पाएँ, परसेंटेज के जो भी टाइप्स हैं उनको हम कवर कर पाएँ। ठीक है, अब कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते होंगे परसेंटेज में, जब आप एग्जाम में जाते हैं, कि एक चुनाव हुआ है, उसमें एक प्रतियोगी को 77% वोट मिले हैं। ठीक है, तो एक प्रतियोगी 1 और एक प्रतियोगी 2 हम बात करते हैं, इसको 77% वोट मिले। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं देते हैं, तो ये कितना हो गया 23% हो गया। और इन्होंने कहा है कि इसे कितने वोट से ये जीता है, जो इनके वोटों का अंतर है वो कितना है, वो है 1080। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, हमें ध्यान रखना है कि ना तो ये 77 की वैल्यू है, ना ही ये 23 की वैल्यू है, ये है इन दोनों के अंतर की, जो कि है 54%। ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा है कि वोटों का जो अंतर है वो 1000 है, तो इनके परसेंटेज में अंतर कितना है 54, तो 54% की वैल्यू 108 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2000। ठीक है दोस्तों, तो कुल वैध मत कितने थे या कुल मत कितने थे, तो वो 2000 है। सवाल ये था कि 2 प्रतियोगी हैं, है ना, उनमें से एक को 77% वोट मिले हैं, तथा उन दोनों प्रतियोगियों की जो वोट का अंतर है वो 1080 है, तो कुल जो वोट हैं वो कितने हैं, तो वो है 2000। ठीक है, अब अगला सवाल मैं पढ़ता हूं आपके सामने। सवाल यह है, ए और बी 2 प्रतियोगी हैं, ए और बी। ठीक है, ए को 65% वोट मिले हैं, तथा वो 2748 वोटों से जीत गया है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कुल वोटों की संख्या क्या है। अगर ये इससे जीता है तो इसको भी कुछ मिला होगा, 65% इसको मिल गए तो 35% इसको मिल गए। इन दोनों का अंतर कितना है 30% है। 30% वोटों की संख्या का मतलब क्या है 27 48, तो जब 30 की वैल्यू 27 48 है तो 100 की निकाल सकते हैं हम, कुल वोट 100 थे। ठीक है, निकालो, ये कट गया 916 आ गया, x की वैल्यू हो गई 9160। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चाहे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक अच्छा सवाल लेते हैं कि तीन कैंडिडेट है ए बी सी। ठीक है, ए को मिले कितना 40%, बी को मिला 36%। ठीक है, और कुल वोट जो है वो दे दिए इन्होंने कितने 36,000। ठीक है, ये दे दिया आपको। ठीक, अब इन्होंने पूछा है सी को कितने वोट मिले, सी के मत बताइए कितने मिले हैं, सवाल ये है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करें तो 40 और 36 76 तो हो गए, तो सी को कितने मिले 24%, तो 36,000 का 24% आंसर निकाल दीजिए। जो भी आंसर आने वाला है दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 0 24 6 का 144 14 ये 8640 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके के सवालों में एक सबसे अच्छा सवाल जो है उसको करते हैं, ताकि
आपको परसेंटेज में जो है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आए, और अच्छे से अच्छे सवाल भी जो है मैं करवा रहा हूं आपको, और उसको समझने के बाद आपको जो है किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा परसेंटेज में। आप चाहें तो किसी भी बुक के कोई भी सवाल आप कर पाएंगे। दोस्तों सवाल है कि किसी ऑफिस में 40% महिलाएं, 40% फीमेल है, तो 60% कितने हो गए? मेल हो गए। ये बाय डिफॉल्ट हमको समझना है कि वो नहीं देते हैं, ये आपको खुद को ही समझना होता है, ठीक है। अब इसने कहा है कि एक उम्मीदवार है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो सवाल में ये लिखा है कि 40% महिलाओं ने मुझे वोट दिया, ठीक है, और 60% पुरुषों ने मुझे वोट दिया। ठीक है, तो मुझे कुल कितने वोट मिले, ये सवाल है। ठीक है, देखिए अब इन्होंने कहा है कि हमको सीधा सीधा 40 नहीं उठाना, महिलाओं में से 40% उठाना। तो 40% मतलब क्या कह देता हूं कि अगर ऑफिस में 100 लोग थे तो 100 में से 40, ठीक है, तो ऐसा कर दूं 40 तो फीमेल है, 60 मेल है, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 में से 40% महिलाओं ने मुझे वोट दिया, तो 40 का 40%, 4 चौक 16 कितना हो गया? 16, क्लियर। 60% पुरुषों ने भी मुझे वोट दिया, तो 60 का 60% कितना होता है? 36, ठीक है। तो मुझे कुल कितने परसेंट वोट मिले? तो मेरे को मिले 36 और 16 कितने मिले? 16 प्लस 36 52, तो कितने मिले? 52% वोट मिले हैं मुझे। दोस्तों कोई दिक्कत? आई होप कि अब ये सवाल जो है आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इनको हमने सॉल्व किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सक्सेसिव वाली कहानी कि कैसे हम सक्सेसिव जो मेथड्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। थ्योरी हम पूरी कवर कर चुके हैं, परसेंटेज की बेसिक हमने देख ही लिया है। बस आज तो हम जो हमने सीखा है उसके एप्लीकेशन से अलग अलग टाइप्स में उनको अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आज अगला सवाल देखते हैं। ये भी इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो सवाल ये कहता है कि सोहन ने 33% पॉलिसी पर, तो पॉलिसी पर 23%, सोहन ने 33% खाने पर, फूड पे कितना? 33%, 19% पढ़ाई पर, स्टडी 19%, और 16% खेल पर, तो स्पोर्ट्स पर कितना? 16% खर्च किया। और शेष कितना बचा उसके पास? 504 रुपए, जिसको उसने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब सवाल यह है कि भोजन खर्च मतलब फूड और पॉलिसी पर कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सवाल यह है कि इसने इस पर कितना खर्च किया। ऐसा सवाल है कि सोहन नाम का एक लड़का है, उसने बीमा पर 23%, खाने पर 33%, पढ़ाई पर 19% और खेल पर 16% रुपए खर्च कर दिए, और उसके पास जो बचे थे 504 रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए। अब सवाल ये पूछ रहा है कि जो उसने बीमा और खाने पर जो खर्च किया है वो कितना रुपए खर्च किया है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को क्या करते हैं, मान लीजिए उसके पास 100 रुपए थे, ऐसे ही करते हैं। पॉलिसी पे 23, फूड पे 33 कितने हो गए? 56, स्टडी पर कितना? 19, 56 और 19 कितना हो गया? 75 हो गया। स्पोर्ट्स पर 16, 75 और 16 91, तो बचे कितने? 91 रुपए तो उसके खर्च हो गए, है ना। 100 में से 91 तो खर्च हो गए, 9% बचे। 9% की वैल्यू हमको दे रखी है कि वो किसके बराबर है? 504 के बराबर है दोस्तों। अगर ये हम कर ले तो हमारा सवाल हो जाएगा। अब 504 में भाग देना है तो या तो 450
प्लस 54 तो 450 तो कितना होता है 50, और 54 में कितनी बार जाता है 6, तो 56 ये आ गया, 56 आ गया। चाहे तो आप ऐसे भाग दे लीजिए, 9 पंजे 45, 5 आ गया, 4 है ना, 5 ये 54, 56, चाहे जैसे दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 56 हमारे पास आ गया, ठीक है, 1 की वैल्यु। अब उसने क्या पूछा है, 100% नहीं पूछा है, 56 नहीं तो 56 जो आंसर होता वो उसने पूछा है इन पे कितना खर्च किया है, तो 56 गुणा 56, यही तो हम करते हैं, बस 56 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर होगा। तो अब आप बता दीजिए क्या आंसर होगा, 3200 होगा क्या, 3126 होगा क्या, 3136 होगा क्या, या फिर 3048 होगा। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते, लास्ट में 6 आएगा। तो आप हमने जो बॉक्स मेथड सीखा था वो 25 का है, ठीक है 25, फिर इसको करेंगे 30 और 30 60 और 36, तो हमारा आंसर आएगा 6, लास्ट में 3 वाला, खत्म। चाहे पूरा सॉल्व कर लो 3136 आने वाला है, पर अगर ऐसे करें तो 3136 हमारा आंसर है। तो इस तरीके के सवाल भी जो है आपको पेपर में मिलते हैं कि उसने ऐसे खर्च कर दिया, ऐसे खर्च कर दिया, बचे हुए राशि को ऐसे जमा कर दिया। तो इस तरीके का सवाल भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं जो अलग तरीके का है, ऐसा ही है पर उसमें थोड़ा सा क्या है चेंज है। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है 10% अपनी पत्नी को दे दिया। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए हैं, 10% अपने पत्नी को दे दिया, बचा कितना 90, ठीक है। सवाल ये कहता है कि उसने 10% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष का 10% हॉस्पिटल में दे दिया। अब शेष, ये शेष था इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 9, अब बचा कितना 81, ठीक है। और इसमें से भी 10% कहां दे दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो 8.1 यहां दे दिया, तो यहां कितना बचा 72.9 बचा दोस्तों, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है ना आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके पास कितने बचा है, उन्होंने कहा है कि इसके पास जो अब बचा है रिमेनिंग अमाउंट ये बचा है, तो अगर इसको हम ऐसे करें तो कितना आ जाएगा बटा 100, तो इसको काट देंगे तो 100, 1 की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में उसकी आय कितनी थी, 100 गुणा 100 10,000, ये सवाल था। हमने ये भी देख लिया रिमेनिंग वाले सवाल भी कैसे किए जाते हैं। तो सवाल यही था कि उसने अपनी पत्नी को दे दिए, हॉस्पिटल में दे दिए, रिलीफ फंड में दे दिए, तो अब उसके पास क्या राशि बची है, उस राशि को हमने परसेंटेज से उस करंट वैल्यू के साथ कंपेयर करा दिया और हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अब आपको स्पीड ज्यादा नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट हैं काफी स्ट्रांग हो चुके होंगे, ठीक है। एक ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आते हैं, इनको देखते हैं कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कितने, 40% अंक, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है ये 40%, मतलब अगर 40% से कम आया तो वो व्यक्ति फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके 90 मार्क्स आए, कितने आए 90, और वो फेल हो गया है कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि कुल अधिकतम नंबर कितने थे या अधिकतम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने पेपर में। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो मतलब वो 40% से तो कम लाया है, ठीक है। अगर वो 10 नंबर और लिया था तो उसको 40% मिल जाते कि नहीं, भाई 90 तो उसके आगे, पर वो फेल कितने से हुआ है 10 मार्क्स से, और कह रहा है कि मिनिमम 40% अंक चाहिए। तो अगर वो 10 नंबर और लिया था कहीं से तो उसके 40% हो जाते कि नहीं हो जाते दोस्तों, सही बात है। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है कि अगर ये इतने नंबर लिया था तो 40% हो जाते। तो मैं कह रहा हूं कि 40% जो है वो कितने हैं, 90 + 10, इतने वो लिया था तो पास हो जाता। तो अब हमें तो 100% मार्क्स की बात करनी है, तो वो कितना हो गया x की, तो ये 100 है, तो 40% की जो वैल्यू है वो तो किसके बराबर है 100 के, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं x के, तो x बराबर कितना हो जाएगा
इसको इससे काट दो, 1000/4 जो कि हो जाता है 250। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने हैं, उसको आए इतने हैं, फेल इतने से हो गया, तुम कितने अधिकतम मार्क्स थे पेपर में। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। एक सवाल है कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों को पास होने के लिए अगर गर्ल्स हैं तो कितने लाने हैं, 30% लाने हैं मिनिमम, और बॉयज हैं तो उन्हें कितना लाना है, 40%। इतने अगर अंक नहीं आए तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, एक लड़का जो 480 अंक प्राप्त करता है, एक लड़के ने कितने प्राप्त करे हैं, 480 अंक। ठीक है, और वो 160 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, फेल कितने से हो जाता है, 160 अंकों से। मतलब कि उसके 40% बनाने होते तो इतने अंक तो उसको लाने पड़ते, तो ये अंक कितने, 480 प्लस 160 मतलब 640। अगर 640 अंक लाएगा तो ही वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो लड़की को पास होने का सवाल ये कह रहा है कि लड़की को पास होने के लिए परीक्षा में कम से कम कितने अंक चाहिए। ठीक है भाई, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो अभी तक हम तो यहीं पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो हमें 40% की वैल्यू पता है कि 640 है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 16। 100% कितने हो गए, 1600। इस स्टेप को हमेशा एलिमिनेट करने का कोशिश करें। क्या करें, 40 की वैल्यू 640, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। तो हम जानते हैं कि 2/5 होता है, ये 320, 320 को 5 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा, है ना। तो 1600, अब 1600 तो कुल अंक है, लड़की के अंक कितने हैं, 30% लाने जरूरी हैं। तो इसने सवाल में पूछा है कि लड़कियों को पास होने के लिए कितना मिनिमम अंक लाना पड़ेगा। तो 1600 का 30%, 480 अंक। अगर लड़की 480 अंक ले आती है तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, अगर ये भी कैलकुलेट ना करें, आप ये देख लीजिए कि एक 16 है तो ये 160 अंक 10% हो गए। तो अगर ये 10% है तो ये कितना हो गया, 30% हो गया, क्योंकि वो 10% से फेल हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर सकते हैं, बस ये सोचने का नजरिया है, तरीका है कि हम कैसे उस सवाल को करना चाहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको टाइम देंगे, आपको उसी तरीके से आपको एग्जाम में सोचने को मिल जाएगा। ठीक है, क्रिकेट में कहते हैं ना, सचिन के पास एक बॉल को खेलने के लिए 3 से 4 शॉट्स हैं, कि कभी वो उस बॉल पे ऑफ साइड में मार देता है, कभी लेग साइड में मार देता है, कभी फाइन लेग पे, कभी जो है वो कट कर देता है उस बॉल को। तो जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगे, जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी होगी, पेपर उतना ही आसान आपको लगने वाला है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं एक सवाल और इस तरीके का। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है, कितने, 30% विद्यार्थी बन, ठीक है, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और फेल हो जाता है 5 अंक से। यहां तो प्रतिशत दिया है और यहां दिया है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तथा दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, विद्यार्थी 2 40% अंक प्राप्त कर लेता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये पास हो जाता है और कितने, प्लस 10 अंक, मतलब जितने पासिंग के लिए चाहिए थे उससे भी 10 अंक ज्यादा लिया था और इससे 40% बन जाते हैं। चलो ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक है। ठीक है, चलिए इन दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर है दोस्तों, 10% का अंतर है, आप जानते हैं। ठीक है, और इनके अंकों में कितना अंतर है, 15 का अंतर है। तो ये भी हम समझ गए कि अगर 10% 15 के बराबर है। ठीक है, तो अब सवाल ने ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक की बात करें तो 5% की वैल्यू 7.5 हो जाएगी क्या। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी,
अब मैं आपको कहता हूं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 30% कितना होगा, 30%, क्योंकि ये 5 अंकों से फेल हुआ है। दोनों तरीके से मैं करके बताता हूं आपको कि कितने न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कि 30% और उसमें 5 अंक और जुड़ जाए। तो मतलब अगर मैं 150 का 30% निकालूं 45 आता है, और उसमें 5 अंक और जोड़ूं तभी तो बच्चा पास होगा। तो न्यूनतम अंक जो है वो 50 होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वो बच्चा 45 लाया था और 5 अंक से फेल हो गया था। यही तो हमने देखा कि वो 45 लाया और 5 अंक से फेल हो गया, इसलिए उसको 5 नंबर और चाहिए। अगर इससे ना करके मैं इससे करूं तो कि ठीक है 150 पूरे हैं और उसे कितने आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 60। पर 60 तो पास होने से 10 अंक ज्यादा है, तो मिनिमम कितने अंक चाहिए, 50। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है ना, कि कैसे इन सवालों को हमको सॉल्व करना है। कि हमने देखा कि परसेंटेज का अंतर 10 है, तो यहां अंकों का अंतर हमने देखा 15 है, तो 10% की वैल्यू 15 के बराबर है, 100% की 150 के बराबर है। अब आपसे न्यूनतम अंक पूछे, चाहे तो इस विद्यार्थी से निकाल लीजिए चाहे इस विद्यार्थी से। अगर इससे निकाल रहे हैं तो 30% निकाल लिया, फिर उसमें 5 अंक भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 अंक से वो फेल हुआ था। तो हमने देखा कि 45 को लाया था, 5 लिया था तो 50 हो जाते। यहां से बात करेंगे 40% जो है वो लेके आया विद्यार्थी, पर वो 40% अंक 60 है, पर वो पास होने वाले अंकों से कितना ज्यादा है, 10 अंक ज्यादा है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि इसको भी 50 पे लाना है, तो इसको 10 घटा देंगे। इस प्रकार हमने इन सवालों को सॉल्व कर लिया है दोस्तों। और एक बेहद अच्छा सवाल, ठीक है, इसको भी जरूर आप करें और समझें। आज की और परसेंटेज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, और सबसे अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें मैं आपको कहता हूं कि ये सवाल पूरा लिखता हूं मैं कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से एक विद्यार्थी को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ये एक विद्यार्थी 1 है, एक विद्यार्थी 2 है ना। इसको कुछ अंक मिले और इसको उस अंक से 9 अंक ज्यादा मिले। मैं कहता हूं इसको x मिला और इसको x+9 मिला है, तथा इसके जो अंक हैं ये क्या है, इन दोनों के अंकों के योग का कितना है, 56% है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तथा 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से एक दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, ये हमने कर दिया, तथा उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 56% है। मतलब इसके जो अंक हैं x+9, वो इन दोनों के योग का, दोनों के अंक जो हैं इसका क्या है, 56% है। ये भी इसने दे रखा है। तो उन दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, कि V1 ने कितने अंक प्राप्त किए हैं और V2 ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया है 43, 34, बी ऑप्शन दिया है 42, 33, सी ऑप्शन दिया है 41, 32 और डी ऑप्शन दिया है 39 और 30, ठीक है। ऑप्शन भी इन्होंने कमाल के दिए हैं कि आप देख सकते हैं कि हर में 9 का अंतर है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। पर इन्होंने एक चीज दी है कि इन दोनों के अंकों का योग जो ज्यादा वाला है उसके, इन दोनों के अंकों का योग का 56% ज्यादा वाले अंकों के बराबर है, ठीक है। तो या तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लें या ऑप्शन से सॉल्व कर लें। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो रादर देन सॉल्विंग द इक्वेशन वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो हमने देखा 43 और 34 कितने हो गए, 7 और 7 77 हो गया। 77 जो है अगर उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 77 का 56% निकालना है अपन को। 56 मतलब हो गया 56/100, तो ये लगभग हो गया 14/25। 77 गुणा 14/25, तो ये पॉइंट में जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको लेते,
ये कितना हो रहा है 5 7 75 हो रहा है, ठीक है। और 75 का 56% हमको निकालना है, तो 14/25 ही कर देता हूं। कितना हो गया 3, देखिए 42 आ गया बिल्कुल। तो बड़े अंक जो है वो 42 है और इसके छोटे जो अंक हैं वो 33 है। बिल्कुल यही आंसर है हमारा। अब चाहे तो इसको सॉल्व करके देख ले। x + 9 = 2x + 9 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 56 है, 56/100 मतलब 16/25, ठीक है। सॉरी 14/25, 56 है ना, 14 56। अब मैं इसको सीधा लिख दिया है, अब मैं उसको काटना पीटना नहीं कर रहा हूं। 25 से गुणा करेंगे, 25x + 225 28x + 126, 14 नाम का 126 होता है, ठीक है। घटाइए 3x = अगर ये 226 होता तो 100 आ जाता, पर ये 1 कम है तो 99, x की वैल्यू आ गई 33। तो हमने कहा इसको मिले 33, इसको मिले 42। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर यह है कि आपकी प्रैक्टिस जिसमें हो एग्जाम में वही करें, क्योंकि समय बचाना बेहद जरूरी है। 150 सवाल आने वाले हैं आपके 3 घंटे में सीईटी के अंदर। तो अगर मैथ्स आपके स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आप ये मान लीजिए 150 में से 20-25 सवाल तो आपके सॉल्व होने ही वाले। 20 सवाल तो कम से कम आपको इन दोनों से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो कम नहीं होते मैथ्स और रीजनिंग के, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि कई लोगों की मैथ्स कमजोर होती है दोस्तों, तो हमें उस चीज को इंप्रूव करना है, ठीक है। आप हर चीज को रट सकते हैं पर मैथ्स को रट नहीं सकते, मैथ्स को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं विश्रांत, आज आपकी परसेंटेज की जो क्लासेस हैं उनको हमने आज पूरा कर लिया है टॉपिक हमारा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर हमें लिख के भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर इसको पहुंचाने का प्रयास करें। तैयारीपुर को प्यार देते रहें दोस्तों। मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।